नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, मैं आज आपको एक बेहतरीन चैप्टर कराने जा रहा हूं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर, ये आपके कोर्स में 10 मार्क्स में आता है, पक्का आएगा। जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे, जब आएगा 15 नंबर में आ जाएगा। बीकॉम में आएगा 15 नंबर में, सीएस करोगे 15 नंबर में, और सीए में करोगे तब भी 15 नंबर में। तो बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बट ये चैप्टर मास्टर कराने में कतराते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड है, कंसेप्ट बेसिस पर है। यहां मास्टर की पोल खुल जाती है कि मास्टर में कितनी नॉलेज है। ठीक है, अब मेरी भी नॉलेज आंक लो। हाँ, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे तुर्रम खां इस चैप्टर को पढ़ाने में कन्नी काट जाते हैं। क्यों? कि सर ये चैप्टर ही ऐसा है। मैं स्टार्ट करता हूं, बातें नहीं करूंगा, समय अपना नहीं गमाऊंगा। चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है, आज मैं आपको 2 लेक्चर में थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, नॉन प्रॉफिट। मैं आपको शुरू करता हूं, पहले लिखूंगा, जब भी समझ में आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप नोट करिए, चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए, थ्योरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं एनपीओ। लिखिए, एनपीओ लिखिए, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको बच्चों मैंने 2 भागों में बांट दिया। चलिए नोट करते जाइए, मेरे साथ नोट करते जाइए। 2 लेक्चर आपके एक शिफ्ट थ्योरी पे चलेंगे, उसके बाद जाकर शुरू होगा न्यूमेरिकल्स। क्योंकि अब आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, तो सब मुझे ही कराने पड़ेंगे। तो लिखिए, बिजनेस एंटिटीज, एंटिटीज, बिजनेस एंटिटी जानते क्या होती हैं? संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटीज। एक क्या होती है बच्चों? नॉन बिजनेस एंटिटीज। नॉन बिजनेस एंटिटीज समझ में आ रही बच्चों? 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक होती है बिजनेस एंटिटीज और एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस एंटिटी का मतलब जानते बच्चों क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है सर जी? लिखिए, आप नोट करिए, आप नोट करिए बच्चों, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। और नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। उतार लीजिए,
आप आराम से मेरे साथ साथ लिखते जाइए बस आप। बिजनेस एंटिटीज मतलब लिखो जो जिनका मेन मोटिव होता है, जिनका मेन मोटिव, मोटिव जानते हो, उद्देश्य, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना, अर्न मतलब कमाना, करना। और इसका क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिनका मेन मोटिव धंधा करना नहीं होता, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, बिजनेस अर्न करना, या जो बिजनेस करते हैं, एक ही बात है इसका, जो बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस नहीं करते हैं, जो बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस नहीं करते हैं, जिनका मेन मोटिव, यानी कि जिनका मेन मोटिव बिजनेस मतलब धंधा, बिजनेस करना नहीं होता है, जिनका मेन मोटिव बिजनेस करना नहीं होता है। बता लीजिए बच्चों, जिनका मेन मोटिव बिजनेस करना नहीं होता है। सर जी ये क्या बनाते हैं, पहले यहां देखो, सर जी ये क्या बनाते हैं, सर जी ये क्या बनाते हैं, ठंडा नहीं हूं, जो धंधा करते हैं वो क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बिजनेस एंटिटीज ये क्या बनाएंगे, सर जी ये बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, सर जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और सर जी क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है राइजन को। और जिनका उद्देश्य बच्चों, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सिर्फ पब्लिक की सेवा करना होता है, जन सेवा मुख्य उद्देश्य होता है, वो बिजनेस करने के लिए के उद्देश्य से नहीं बैठे हैं। मैं सब एक एक चीज लिखाऊंगा, क्योंकि चैप्टर जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा, आप इस चैप्टर को कभी भी नहीं समझ सकते। ये ऐसा चैप्टर है, मैंने आपसे कहा ना, इस चैप्टर को कराने के लिए मास्टर कन्नी काटते हैं, कहते हैं छोड़ना, और क्या कह देते हैं, अरे ये तो बड़ा इजी है, ऐसी बाद में कराऊंगा, बाद में, और बाद में कभी आती है, नहीं आती है। सर जी पेपर आ जाते हैं और मास्टर की बात नहीं आती, बच्चा पूछता था सर जी कब कराओगे, अरे ये अपने आप कर लियो, ये तो अपने आप कर लियो, इजी है, क्या करेगा, दाएं बाएं आंख भटकाई, ये तो बहुत इजी है, हाँ इजी है, देख लियो कितना इजी है, करा रहा हूं ना। एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बनेगा बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
आप उठा लीजिए आराम से। एक बनेगा बैलेंस शीट, एक बनेगा रिसीवेबल अकाउंट, एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। एनपीओ का मतलब क्या होता है? गरीबों की मदद करना। एनपीओ का क्या मतलब होता है बच्चों? गरीबों की हेल्प करना। जैसे कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने जगह जगह स्कूलों में या कॉलेजों में क्या लगा रखा है? गरीबों के लिए लंगर बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, बिठा के खिलवा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। ये कौन करता है? समाज सेवी संस्थाएं करती हैं। समझ में आ रही है? सर ये कौन बनाता है? ये क्वेश्चन आपका यहां से उठता है, सर जी ये बनाता कौन है? हाँ जी, ये भी बताएंगे ये कौन बनाता है बच्चों। लिख लीजिए ये कौन बनाता है। लिखिए ये टेम्पल बनाते हैं, मंदिर वाले। टेम्पल जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं। टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये लोग बनाते हैं। चर्च, ये सब आ गए, एक ही सभी धर्मों के लोग आ गए यहां पर। टेम्पल हिंदू, मस्जिद मोमडन, गुरुद्वारा सरदार, चर्च ईसाई, ये लोग बनाते हैं। एनपीओ सर जी और को बनाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कौन बनाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाती है सर जी। और कौन बनाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सर जी क्या कौन आते हैं? सर जी यहां पर स्कूल आता है, स्कूल, कॉलेज ये आते हैं सर जी। और बता दो। हाँ जी और नोट कर लो। हॉस्पिटल, एक यहां पर हमारे पुस्ते पर सलोचना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खुला हुआ था पहले। धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जो भी जाओ फ्री का, टूट फूट हो गई शरीर की वो ठीक करा जाओ, कोई भी परेशानी है, बुखार है, दवाई है, दारू है, सब फ्री। अरविंद हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल सब इसी में आएंगे। अरविंद, जीटीबी, पंत। यहां पर स्कूल में गुजराती स्कूल, रामजस स्कूल, जैन स्कूल दरियागंज। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। कॉलेज, जागृशन कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ये। और सर जी और भी है। हाँ जी क्लब, जैसे मैंने एक एक्सपर्ट डांस क्लब खोल लिया, मैं बच्चों को डांस सिखाता हूं, म्यूजिक सिखाता हूं, फ्री कोचिंग पढ़ाता हूं। पढ़ाता नहीं हूं मैं नहीं आऊंगा इसमें, मैं नहीं आऊंगा इसमें। मेरा उद्देश्य लाभ कमाना है, मैं इसमें आऊंगा, मैं यहां आऊंगा इसमें, मैं यहां आऊंगा। और क्या आएंगे सभी? कोऑपरेटिव सोसाइटी आएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएंगी। सोसाइटी आएंगी सर जी। और भी आएगा। हाँ जी एक और लिख लो, मुझे याद आ जाए तो। अदर एंटिटीज परफॉर्मिंग सोशल सर्विसेज, अदर एंटिटीज भी आ सकती हैं, कोई भी हो सकती है। अदर एंटिटीज सबको कुछ कवर कर दिया।
अदर एंटिटीज परफॉर्मिंग सोशल एक्टिविटीज जो सोशल एक्टिविटीज में लगी हुई हैं, लिख लो बच्चों, अदर एंटिटी परफॉर्मिंग सोशल सर्विसेज या एक्टिविटीज, एक ही बात बच्चों, एक्टिविटीज या सर्विसेज। सर्विस का मतलब बच्चों क्या होता है? सेवा देना। उदाहरण बच्चों, गरीबों की मदद करना, सब इसी में आएगा, सब इसी में आएगा बच्चों। गरीबों की मदद करना। कोविड-19 में कई तरह की सोशल सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे स्कूल में बिठाकर गरीबों को खाना खिलवाना, और खाना बट रहा भी है, बांटा भी जा रहा है। समाज को सर्विस देने का इनका मुख्य काम होता है। समाज को सर्विस देने का इनका मुख्य काम होता है, नॉन एनपीओ का। समाज को सर्विस देने का इनका मुख्य काम होता है। लिख लो, समाज को, नोट लिख लो बच्चों। हिंदी में लिखा दूं? हाँ सर, ये काम बढ़िया कर रहे हो आप, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे खुश हो जाते हैं हिंदी देख करके, क्योंकि उनकी मातृभाषा मिल गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समाज को सर्विस देने का, समाज मतलब समाज, आप सोशल, समाज को सर्विस देने का, सर्विस देने का, समाज को सर्विस देने का इनका मुख्य काम होता है। इनका मुख्य काम होता है। बच्चों में आज आपको एक बात बताऊं मैं? हाँ सर, बता दो सर। सर आप ही बताते हो, नई नई बातें। और बता दूं एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ के? हाँ जी बता दो, एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ के और भी एग्जाम्पल हैं। मेरे पास खान है, मेरे पास खान है। खान जानते हो? हाँ जी, क्या? खान मतलब भंडार। जैसे अजीम प्रेम जी एजुकेशनल ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है इंडिया के अंदर। अजीम प्रेम जी एजुकेशनल ट्रस्ट, मैंने इनका नाम लिख दिया। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, सर जी आपने इनका नाम क्यों लिखा? सर जी ये समाज के लिए भी लगे हुए हैं, जैसे हमारे रतन टाटा हैं, सर जी बहुत समाज की हेल्प करते हैं। मुकेश अंबानी जी है, आज कहीं भी कुछ हो जाए यूं ही 5-10 करोड़ रुपए यूं ही डोनेट कर देते हैं सर जी। और सोशल वर्क में जो व्यक्ति केवल अपने मियाँ बीवी बच्चे के चक्कर में लगा हुआ है, सर जी जीवन में याद रखना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। लाइफ में याद रखना सब कुछ पैसा नहीं है बच्चों। कुछ काम देश के लिए ऐसा कर जाओ कि आपके मरने के बाद दुनिया याद करे। अजीम प्रेम जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। सर जी और भी हैं एग्जाम्पल? हाँ जी हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया मैंने। और भी हैं, ये अभी नाम लिखाए मैंने आपको। ये इंडिया के माने हुए हैं अजीम प्रेम जी एजुकेशनल ट्रस्ट, ठीक है। और भी हैं जैसे हमारा सीए इंस्टीट्यूट, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, ये सब क्या है सर जी? सर जी ये एनजीओ हैं, सॉरी ये एनपीओ हैं।
इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, बच्चों से फीस लेते हैं अपना खर्चा करने के लिए। मतलब जो आईसीआई है, इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट जानते हो, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका ऑब्जेक्ट है बच्चे को कम फीस लो और सीए की डिग्री दे दो जो बच्चे पढ़ेंगे। इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, बच्चों से फीस लेते हैं अपना खर्चा करने के लिए। नहीं है, बच्चों से उतनी फीस लेते हैं जितना उसका खर्चा हो रहा है। लिख लो, फीस तो लेंगे ना, फीस तो लेते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं अपना खर्चा करने के लिए। अपना खर्चा मतलब एक्सपेंसेस। खर्चे भी तो होते हैं इंस्टीट्यूट के। भाई एक बात बताओ, भाई सीए इंस्टीट्यूट पेपर लेगा, आपको स्कूल अपॉइंट करेगा, अलग अलग स्कूल में अर्वाचीन स्कूल है, लूलो कैसल है, ये अलग अलग स्कूल में सेंटर पढ़ते, तो स्कूल वाले पैसे लेते हैं ना, टीचरों को पेमेंट होता है, जो चेक करेंगे कॉपियां, आपकी कॉपियां भी चेक होंगी, वहां मास्टर वाला जगह जाएगी, एक कॉपी के 350 मिलते हैं, मेरे पास आती है कॉपी, मैंने बहुत कॉपी चेक करी है। कह रहा है बच्चों से फीस लेते हैं अपना खर्चा करने के लिए। बेटा इसका मेन कंसेप्ट जानते क्या है? मेन कंसेप्ट, हाँ जी बता दो। खर्चा कम होता है, फीस ज्यादा ले लेते हैं। खर्चा कम होता है, फीस ज्यादा ले लेते हैं, तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। नहीं आई समझ में? नहीं सर, हाँ लिख लो इस बात को भी लिख लो। मेन कॉन्सेप्ट लिख लो, जहां से स्टार्ट होगा ये चैप्टर, इसका मेन कॉन्सेप्ट लिख लो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। दुनिया के किसी भी मास्टर में चले जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं। लिख लो, खर्चा कम होता है, फीस ज्यादा ले लेते हैं। फीस ज्यादा ले लेते हैं। खर्चा कम होता है और फीस ज्यादा ले लेते हैं। ये मेन कंसेप्ट है इसका। फीस ज्यादा लेते हैं तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। नहीं आया समझ में? शुरू हो जाता है। तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नॉट टू अनप्रॉफिट होता है। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट नॉट टू अनप्रॉफिट, नॉट टू अनप्रॉफिट, नॉट टू अनप्रॉफिट होता है। समझ में आ रही बच्चों? जो भी इनकम होती है उस पर ये सरकार को टैक्स नहीं देते, इस प्रॉफिट को कोई बांटते नहीं है। वो प्रॉफिट बच्चों की भलाई में लगाया जाता है, बच्चों की कल्याण में लगाया जाता है, इंस्टीट्यूट के अंदर ही लगाया जाता है, सी इंस्टीट्यूट के, क्योंकि ये कोई किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये सब उतार लीजिए। मेन कंसेप्ट खर्चा कम होगा,
फीस ज्यादा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जब प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। मैंने लिखा दिया देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और क्या बनेगा, बैलेंस शीट। किससे बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। एक आपको, जैसे जो संस्थाएं लाभ कमाती हैं वो क्या बनाती हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, क्योंकि ये टैक्स देंगी। लेकिन इनको भी तो, ये भी तो बनाएंगी, ये बिल्कुल वैसे ही बनाएंगी जैसे ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनता है, वैसे ही बनाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम चेंज हो गया, सब कुछ वैसे ही होगा, बिल्कुल वही एडजस्टमेंट, वही आउटस्टैंडिंग, वही प्रीपेड जो मैंने आपको 11वीं में सिखाई थी। बस सर जी पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है। कहने को तो लगता है कि हाँ जी सर जी सब कुछ वही है जो आपने सिखाया था, लेकिन सब कुछ सेम नहीं है बच्चों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। आपने उतार लिया, हाँ जी सर उतार लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट चल रहा हूं। ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर जी। ये मैंने बताया था, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन which has been established to render services to its member। मतलब अपने मेंबर को सर्विस देना है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्यों स्थापित होती है, ये क्यों स्थापित होती है, अपने मेंबर को एस्टैब्लिश्ड टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर और टू दी सोसाइटी विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कोई प्रॉफिट, मतलब विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट किए, बिना प्रॉफिट कमाए अपने मेंबर को सर्विस देना, ये होता है मेन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सोसाइटी बना ली, मैंने एक सोसाइटी बना ली, एक एनपीओ बना लिया, मैंने 10 फ्लैट है एक सोसाइटी के अंदर, और उसमें कोई डायरेक्टर है, कोई चेयरमैन है, कोई सेक्रेटरी है, और कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और सोसाइटी के भलाई के लिए लगाते रहते हैं। तो वही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू रेंडर सर्विसेज टू दिस मेंबर। सोसाइटी के मेंबर को क्या देना, सर्विस देना। और कह रहा है विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्निंग प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट कमाए। कहता है इट इज आल्सो नोन एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या, किस नाम से जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। एनपीओ एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया आपको। स्कूल आता है, स्कूल मतलब मैंने रामदास कॉलेज, जैन स्कूल दरियागंज, जहाँ मैं लेक्चरर था, एचओडी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉमर्स था वहां पर मैं। उसी के सामने रामदास स्कूल है, एंग्लो संस्कृत है, कॉमर्शियल स्कूल है, गुजराती स्कूल है, ये सब इसी में आएंगे। कॉलेज मैंने बताया था, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स क्लब बना लिया मैंने, फुटबॉल क्लब, वॉलीबॉल क्लब, और आर्ट्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल। पहले यहां पर पूछते बता, सलोचना हॉस्पिटल्स, जीटीबी हॉस्पिटल, समझ अरविंद हॉस्पिटल्स, ब्लाइंड स्कूल। ब्लाइंड स्कूल जानते हो, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आंखों से ब्लाइंड होते हैं। और ओल्ड एज होम, विधवा आश्रम, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होती है एक संस्था की। एक एनपीओ चलती किससे है सर जी, एक एनपीओ चलती किससे है, मेन इनकम क्या होती है, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होती है। एग्जाम में आ जाता है कि नॉन एनपीओ के कोई दो एग्जाम बताइए, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम बताइए कोई दो। मैंने लाइन लगा दी है
मेन जो आप एग्जाम में लिख आओगे सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, इनके बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट ग्रांट, लाइफ मेंबर फीस, एंट्रेंस फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस और लेगेसी, इनके सब के बारे में बताऊंगा। अभी आपको आराम से बताऊंगा बच्चों। क्या रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन एनपीओ। एक एनपीओ क्या क्या बनाती है, जैसे हमारी जो बिजनेस एंटिटी होती हैं, लेजर, कैश बुक, ये सब बनाती हैं। एक एनपीओ भी बनाती है। एक एनपीओ प्रिपेयर कैश बुक बनाएगी। क्या बनाएगी? कैश बुक। लेजर अकाउंट बनाएगी, ट्रायल बैलेंस बनाएगी। दीज हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये सब चीजें काय को मदद करेंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट बनाने में। दे मेंटेन ए स्टॉक रजिस्टर। एक स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करती हैं। और स्टॉक रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड असेट्स का रजिस्टर होता है, एक होता है कंज्यूमेबल्स गुड्स, जो डेली यूज के सामान होते हैं, फूड स्टफ्स, मेडिसिन, वो होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। ये सब न्यूमेरिकल में आएंगे बेटा, जब समझ में आएंगे। चलिए, कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनपीओ, जो मैंने अभी समझाया था, लिख के समझाया था। एनपीओ प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एक तरह का कैश अकाउंट होता है। ये क्या होता है? कैश अकाउंट। समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग, सिंपल है कैश बुक। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट। ये कैश बुक होती है एक तरह की, ठीक है बच्चों। एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जस्ट लाइक ये P&L अकाउंट होता है, P&L अकाउंट की तरह बनता है। इसका ऑब्जेक्ट भी प्रॉफिट निकालना होता है। और एक बनेगी बैलेंस शीट। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सोसाइटी। और ये कहां पर सबमिट होता है? आरओसी में जाकर के। कहां पर? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या सोसाइटी, सॉरी, जो बिजनेस एंटिटी होती हैं वो आरओसी में जाकर सबमिट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आरओसी में। और इसके कहां होते हैं? एनपीओ के, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। बेटा ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे की हालत खराब हो जाती है, जवाब नहीं मिलता। तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज थोड़ी इसलिए आवश्यक हो गई है अब पढ़ाना। पहले तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल शुरू कर देते थे, लेकिन बेटा थोड़ी सी बनता है न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। चलिए, मेन फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक, मेन एम इन सर्विसेज। द मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्विस कैसे दी जाती है? फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने देखा कोविड-19 में खाना फ्री में बंट रहा है गरीबों को, कि फ्री में सुविधा दी जा रही है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा उनसे, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल रेट। इनका उद्देश्य क्या होता है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट। नॉमिनल रेट का मतलब क्या होता है? ऐसा हो सकता है सरकार जब पैसा सरकार के पास नहीं हो तो सरकार क्या करेगी? एक आदमी का खाना 5 रुपए में देना शुरू कर देगी। तो दिस इज द नॉमिनल रेट, मतलब जो उसकी कॉस्ट आएगी भोजन की, एक आदमी की, चावल 2 रोटी चपाती चावल 5 रुपए की कॉस्ट आएगी, दाल, तो वो नॉमिनल रेट में पैसा, तो मतलब उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। सेपरेट एंटिटी, एनपीओ इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कहता है इट इज नॉट ओन्ड बाई एनी इंडिविजुअल, ये किसी के द्वारा नहीं चलाई जाती। जैसे एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का मालिक कौन है? राजीव जैन। लेकिन एनपीओ में कोई मालिक नहीं होता। और एन एंटरप्राइजेज, कोई कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाती है एनपीओ को। कहता है सो इट इज नाइदर अफेक्टेड बाई एडमिशन और डेथ ऑफ ए पार्टनर। फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
कि किसी पार्टनर्स के एडमिट होने से, किसी मेंबर के आने से या किसी मेंबर के मर जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी एंटिटी क्या होती है? सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। किसी मेंबर के आने से या किसी मेंबर के मर जाने से एनपीओ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मतलब है इसका। ठीक है बच्चों। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर, किसके द्वारा मैनेज की जाती है? एक इलेक्टेड व्यक्ति चुन लिया जाता है, सभी मेंबर उसके जो होते हैं उसमें वोट डालते हैं, भाई ये फलाने व्यक्ति को चेयरमैन घोषित कर दी जाए। जैसे नरेंद्र मोदी जी है हमारे श्री 1008 माननीय प्रधानमंत्री सर जी, इसी प्रकार से बोला जाता है, एक प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो एक देश का प्रधानमंत्री है, इलेक्टेड है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के राजनीति के द्वारा नहीं चुना गया, पूरे देश के द्वारा चुना गया है। इसमें सभी व्यक्तियों ने वोट डाल करके चुना गया है। ऐसे ही सोसाइटी में एक चेयरमैन को बनाया जाता है, एक सेक्रेटरी, एक मैनेजर को चुनते हैं। इट इज मैनेज बाय मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, जो मेंबर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मैनेज बाय मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। फॉर्म दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी एंड सब्सक्रिप्शन टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर। इसमें जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर क्या देते हैं? चंदा देते हैं। सोर्स ऑफ फंड इनकम्स कहां से आती है? द मेजर सोर्सेस ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर चंदे, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये होती है, आप पेपर में आ जाए तो आप इससे लिखना बस, दो को मैंने काफी सारे दिखा दिए। मतलब सोर्स ऑफ फंड मतलब इनकम का साधन क्या होता है, कैसे चलेगी ये, तो चंदे दिए जाएंगे, सब्सक्रिप्शन आता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन आता है, हर मंथली आता है, दान आता है, गवर्नमेंट से ग्रांट आती रहती है, हेल्प आती रहती है, सहायता आती रहती है, और जो पैसा आप इन्वेस्ट किया है बैंक वगैरह में वहां से ब्याज वगैरह आती रहती है, उससे चलती है ये एनपीओ। ठीक है बच्चों। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट कौन बांटते हैं बच्चों? पार्टनर्स बांटते हैं। यहां पर कोई प्रॉफिट बांटता नहीं है, वो प्रॉफिट जो है उसी एनपीओ में लगा दिया जाता है। कहता है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। यहां पर सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। कह रहा है सिंस एनपीओ हैज नो प्रॉफिट मोटिव, एनपीओ का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। कहता है इट्स सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। इसका सरप्लस मतलब प्रॉफिट। यहां पर सरप्लस का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रॉफिट। यहां पर बच्चों सरप्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है बच्चों। यहां पर सरप्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है। कहता है सिंस एनपीओ हैज नो प्रॉफिट मोटिव, सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। कहता है इसका जो प्रॉफिट है वो मेंबर के बीच में नहीं बांटा जाता। कहता है इट इज री इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाता है, वहीं पर लगा दिया जाता है मेंबर की भलाई के लिए, क्योंकि वो वहां पर कोई पार्टनर्स नहीं होते हैं। कहता है सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है खर्चों से। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों। अकाउंट्स
दे प्रिपेयर एनुअल अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या बनाएंगे अकाउंट में? सर जी एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ये एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। दे सबमिटेड दीज टू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। ये कहां पर सबमिट होता है? आरओसी में जाकर के। कहां पर सबमिट होता है बच्चों? ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। एक आरओएस होती है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी होती है, वहां पर ये जो है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पर जाकर सबमिट हो जाते हैं। डिफरेंट बिटवीन, जो मैंने अभी आपको समझाया था, प्रॉफिट बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको भी समझाया था सारा, यही तो समझाया था मैंने आपको भी। मैंने आपको भी बच्चों यही तो समझाया है, बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी मोटिव क्या होता है? प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। इनका उद्देश्य क्या होता है? एनपीओ का उद्देश्य क्या होता है? इस एनपीओ का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सर जी एनपीओ का मेन मोटिव होता है प्रोवाइड सर्विस, सेवाएं देना, मदद करना गरीबों की। ये इनका बच्चों मेन मोटिव होता है। और जो संस्थाएं लाभ कमाने के लिए काम कर रही हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इनका प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी अर्न प्रॉफिट। इनका जो मेन मोटिव क्या होता है? इज टू अर्न प्रॉफिट। अब मैंने लिख के भी समझा दिया, पीपीटी भी दे दी, अब सब कुछ दे दिया। अब मत कहना कि समझ में नहीं आया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक तो कभी कभार डिफरेंस मिलता ना, प्राइमरी मोटिव या ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर एंड टू द सोसाइटी। मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। इफ रिसीव फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, सब्सक्रिप्शन etc known as कैपिटल फंड। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? इट रिसीव इट फंड फ्रॉम इट्स ओनर और पार्टनर इन नोन एज कैपिटल। जो ये पैसा फंड प्राप्त करते हैं, एक जो बिजनेस है, मैंने बताया था बिजनेस अलग है, बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति अलग है। तो बिजनेस के पास जो फंड आता है, जो पैसा आता है, किससे आता है? ओनर से और पार्टनर से। पार्टनरशिप फर्म में वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और यहां पर क्या कहलाता है? रिसीव फंड इन दी फॉर्म ऑफ डोनेशन और चंदे। जो उसके मेंबर हैं, उन मेंबर से क्या आता है? डोनेशन आता है, चंदे आते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? कैपिटल फंड। बस समझ में जानते देखना, जो प्रॉफिट कमाते हैं वो क्या होता है? फंड आता है, वो उससे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और यहां जो मेंबर से डोनेशन आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनपीओ हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीज बनाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनाएंगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ में आ रही बच्चों? एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनेगा पीएनएल अकाउंट और एक बनेगी बैलेंस शीट। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर, दिक्कत आती नहीं है, कभी नहीं आएगी। अगर आई सर जी पढ़ाएंगे आपको। बस जो मैं पढ़ा दिया उसको 4 बार घर जाकर पढ़ो, रिवाइज करो, जब भी समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर सबसे टफ चैप्टर है। 12th क्लास के अंदर 3 चैप्टर टफ है सबसे, जो ऐसे ही कराता रहूंगा बीच में, और आराम आराम से करते रहो।
जैसे नॉन प्रॉफिट है, ऐसे ही कंपनी अकाउंट का इश्यू ऑफ शेयर है, पहले ये खत्म कराऊंगा फिर कंपनी अकाउंट शुरू कराऊंगा, बहुत हार्ड है। और एक कैश फ्लो है। 12वीं में सर जी पढ़ने के तो चैप्टर सिर्फ 3 ही हैं, बाकी का तो सारी कहानी है। यही मेन चैप्टर है जिसके मारे हालत खराब हो जाती है मास्टरों की, क्योंकि सर ये चैप्टर बहुत टफ है। हर मास्टर इन चैप्टर को नहीं करा पाता बच्चों। पढ़ाने को तो सब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को क्या है, पेपर इतना मुश्किल आता नहीं 12वीं का। चलिए, और ये क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। चौथा देखिए, एनपीओ में क्या होता है, सरप्लस और प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट। मतलब सरप्लस और डेफिसिट, ये डेफिसिट, सरप्लस का मतलब ही प्रॉफिट होता है, सरप्लस का मतलब ही प्रॉफिट होता है, समझ में आ रही है। यहां पर क्या होता है बच्चों, एनपीओ में बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है लॉसेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो क्या आएगा, डेफिसिट। और सरप्लस कब आएगा, प्रॉफिट कब आएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है खर्चों से, तो क्या आएगा, सरप्लस। और डेफिसिट कब आएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइदर नेट प्रॉफिट और आइदर नेट लॉस। मतलब P&L अकाउंट से क्या निकलेगा बच्चों, या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट। कहता है सरप्लस इज एडेड टू दी कैपिटल फंड। कहता है जो पहले क्या होता था, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट एंटिटीज हैं, जो लाभ के लिए बनी हुई हैं, जो प्रॉफिट और लॉस आता था वो कौन बांटते थे, ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओनर, प्रॉफिट होता था कैपिटल में ऐड हो जाता था, और लॉस होता था वो कैपिटल में से क्या जाता था, लेस हो जाता था। यही कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओनर में, मालिक में बढ़ जाता था कैपिटल में। और यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। कह रहा है सरप्लस इज एडेड टू द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब जो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन जो आए वो कैपिटल फंड होते हैं। जो प्रॉफिट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या आएगा, प्रॉफिट। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, ये पार्टनर्स के बीच में नहीं बटेगा। बस कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। और डेफिसिट लॉस वो क्या हो जाएगा, लेस। चलिए, अब हम पहले कुछ समझाएंगे पहले, क्योंकि आपके समझ में नहीं आने वाला। मुझे पता है बच्चों आपके बारे में कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आप लिखिए मेरी कहानी को। चलिए बच्चों, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। बच्चों एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। जैसे जो संस्थाएं लाभ कमाती हैं वो क्या बनाती है, ट्रायल बैलेंस। यहां पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और बैलेंस शीट। वहां पर ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते थे ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। और यहां पर क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये समरी होती है कैश बुक की। जैसे कैश बुक में होता था, कैश बुक बनाई आपने कभी, कैश बुक बनाई आपने कभी, सर जी 11वीं में बनाई थी, अब भूल गए, सर जी भूल गए, हाँ जी अब आई याद। सर जी ये ऐसे बनता था, ये कैश बुक होती थी।
ठीक है। इसको कैश अकाउंट भी, इसे कैश अकाउंट भी बोलते हैं या बैंक अकाउंट भी बोलते हैं। अब कहानी शुरू हो चुकी है, समझ में आ रही है। ये साइड डेबिट होता था और ये साइड बच्चों क्या होता था, ये साइड बच्चों क्रेडिट होता था। ठीक है बच्चों, ये क्या होता था, डेट रिसीव्ड, अमाउंट, डेट, पेमेंट और रिपीट। पेमेंट, रिसीव्ड, यहां पर टू बैलेंस बीडी आता था और यहां पर बाई बैलेंस सीडी आता था, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है सर। बस इसमें क्या होता था, कैश बुक में हर मंथली बनती है। ये कैसे बनती है, मंथली, हर मंथली। जैसे आपने मंथली कैश दिया 1/4/2020 को आपने क्या दी, सैलरी दी। फिर स्टेशनरी पे खर्चे किए, फिर आपने 5वें महीने में फिर सैलरी दी, फिर सैलरी दी, फिर 6ठे महीने में फिर सैलरी दी, 10 तारीख को, 10 तारीख को, 10 तारीख को फिर सैलरी दी। यहां पर मंथली ट्रांजेक्शन होते हैं। मंथली पैसा आया वो लिखा जाएगा और मंथली पैसा गया वो लिखा जाएगा। लेकिन जो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है, सब कुछ वही होगा, पर वो मंथली नहीं बनता। फिर सर जी कैसे होगा, यहां पर 12 महीने जो सैलरी पेमेंट करी है, जो आपने 12 महीने जो सैलरी पेमेंट करी उनका टोटल कहां आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। 12 महीने में आपने 8 बार स्टेशनरी का पेमेंट किया, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 4,000, उन सबका टोटल कहां आएगा। बिजली का बिल हर महीने जाएगा, 12 महीने का टोटल कहां जाएगा, पेमेंट में। मतलब लमसम पेमेंट जाता है, चीज सब वही है। कैश बुक में मंथली काम होता है, लेकर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मंथली काम नहीं होता है। बस यही फर्क है। तो बेटा हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, बेटा जी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। सर जी वो कैसे बनेगा, हाँ जी सब बनवाएंगे बच्चों, आप बनाते जाइए। अब आप कहानी शुरू कर दीजिए। ये होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या है, ये समरी है किसकी, कैश बुक की। आप ऐसे समझो, आप दिमाग मत लगाओ, समरी ऑफ कैश बुक है ये। फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020। ठीक है बच्चों, यहां पर डेट वगैरह कुछ नहीं बनेगी। यहां पर सर जी डेट वगैरह का कोई कुछ नहीं होगा। यहां पर सैलरी का 12 महीने की सैलरी आ जाएगी और 12 महीने के हर आइटम के 12 महीने का क्या रिकॉर्ड आएगा। मंथली की कहानी नहीं है यहां पर। बस यहां पर क्या लिखूंगा, पेमेंट और रिपीट। अब आप शुरू कर दो बेटा कहानी, और ये रिसीप्ट। ठीक है बच्चों, रिसीप्ट। ठीक है बच्चों, यहां पर वही टू बैलेंस बीडी किसका, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये बैलेंस आएगा। ऐसे यहां पर सर जी यहां क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी। आप बताते जाइए बच्चों मेरे साथ।
आप बैठिए, बस आप देखते हो मैं कितने आराम से करवा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर हार्ड है। कम से कम नहीं तो 25 लेक्चर जाएंगे इसके, मैंने कम बताया ये। एक हफ्ते में मैं 3 लेक्चर डालूंगा कम से कम, ठीक है। देखो कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक। पहले बात को समझ लो बच्चों, सर जी बात को समझ लो। यहां पर डेट का टेंशन है मेन। सर जी इतना हार्ड क्यों है ये? सर जी बच्चों के समझ में डेट नहीं आती, पूरी कहानी डेट पे लिखी हुई है यहाँ पर, बस कुछ नहीं है चैप्टर में। जब मैं समझाऊंगा ना तो आप सर पीटोगे, इसमें ऐसा क्या चीज है बच्चों को क्या हार्ड लगा जो हाथ समझ में नहीं आता? क्यों कि डेट समझ में नहीं आती। सर डेट कितनी पढ़ो मैं? हाँ अभी देखते जाओ, अभी मुन्ना मेरा प्यारा सा बच्चा, ये 31 मार्च 2020 का ये रिसीटेड पेमेंट अकाउंट है, इसको दिमाग में रखना है। तो सर जी इसे क्या बोलूंगा? सर जी मैं इसे बोलूंगा करंट ईयर, ये ध्यान रखो पहले, चालू वर्ष जो करंट ईयर है, चालू वर्ष, ठीक है बच्चों। 31/3/2020 का मतलब क्या है? नोट कर लो, जो बच्चों को पूरी जिंदगी परेशान करेगा। अगर आपने मेरी एक एक बात नोट नहीं करी, सर आपके चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये लिख लो आप। इसका मतलब होता है 31 मार्च 2020 का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2020, मतलब 2019 और 20, दिस इज द मेरा करंट ईयर होगा, ठीक है बच्चों। ये मेरा करंट ईयर है, तो इसका मतलब है 1/4/2019 ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 31/3/2020। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का, बहुत ध्यान से। ये 1/4/19 है और 31/3/2020 है, ठीक है बच्चों। कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई झुंझलाट, कुछ भी हो बच्चों, आप प्लीज मुझे बताइए। अब बच्चों इसके अंदर रिसीट में 2 प्रकार की रिसीट आएगी और 2 प्रकार के पेमेंट आएंगे। इसको पेमेंट को क्या बोलते हैं? आउटफ्लो, और रिसीट को क्या बोलते हैं? इनफ्लो, जो मैं आपको सिखाऊंगा AS3 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। फिलहाल रिसीट का मतलब जानते हो? इनफ्लो। इसका मतलब होता है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब जानते हो क्या होता है? पैसे का आना, और यहां पे आएगा आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। बच्चों लिख भी लिया करो हिंदी में, मैं जब हिंदी बोर्ड पे लिखूं जब नहीं लिखनी है। हाँ, इनफ्लो का मतलब पैसे का आना और आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। आउटफ्लो, आउट जाना, इन मतलब आना जाना, आना जाना। अब बच्चों क्या होता है? इनफ्लो 2 प्रकार का होता है। इनफ्लो कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सर जी? ये भी लिखा दो। हाँ जी, 2 प्रकार की रिसीट होती है इनफ्लो में। सर जी कौन सी होती है? मतलब इस इनफ्लो के अंदर 2 प्रकार की चीजें आएंगी। सर जी कौन सी आएंगी? एक तो आएगी कैपिटल रिसीप्ट। सर जी एक आएगी कैपिटल रिसीप्ट, और एक आएगी रिवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है बच्चों,
दो प्रकार की इनफ्लो होते हैं। इनफ्लो के अंदर रिसीट साइड में कितनी प्रकार की रिसीट आएगी बच्चों? रिसीट साइड में दो प्रकार की रिसीट आती है, एक आती है कैपिटल रिसीट और एक आती है रेवेन्यू रिसीट। ठीक है बच्चों। और यहां पर आउटफ्लो में सर जी क्या आएगा? जैसे यहां पर समझाया था, आउटफ्लो में भी दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां भी दो प्रकार का आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, पहले यहां तक बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? पहले ये समझो चार्ट। ये क्या है? ये रिसीट साइड है। ये साइड बच्चों क्या है? डेबिट है। और ये बच्चों क्या है? क्रेडिट है। आराम से उतारो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। राजीव जैन सर जी को जल्दी नहीं होती है। और आउटफ्लो मैं आराम से पढ़ाता हूं, कुल पढ़ो मत पढ़ो, बाहर में जाओ। पैसे की टेंशन ही राजीव है। सब कुछ ईश्वर की दया है। पढ़ाने का तरीका कभी चेंज नहीं हुआ मेरा ना। मैंने कभी घड़ी देख करके पढ़ाया। क्यों? मैं बाप बन के पढ़ाता हूं, मास्टर बन के नहीं पढ़ाता मैं आपको। कैसा होता है बाप, कैसे होते हैं फादर? जिनकी आंखें हमेशा टेढ़ी हों बच्चे पर। मैं टीचर हुई नहीं। मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और बच्चों को कैसे पढ़ा जाता है? घड़ी देख करके। ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं घड़ी देख के पढ़ाऊंगा आपको? कभी पढ़ाया कभी घड़ी देख करके? नहीं सर। एक बाप अपने बच्चे को कहां से पढ़ाता? दिल से। घड़ी देख कर नहीं पढ़ाता कि 8 घंटे 5 घंटे। नो सॉरी, मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है सर। मैं कभी भी नहीं पढ़ाता घड़ी देख करके। एक एक चीज जब तक बच्चे के समझ में नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलिए बच्चों उतार लीजिए, ये पूरा उतार लीजिए एक एक चीज। चलिए मैं आपको बच्चों एक चीज और समझाने जा रहा हूं। इस इनफ्लो में और इस आउटफ्लो में सर जी क्या था? इनफ्लो का मतलब पैसे का आना और आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। सर पूरा चैप्टर एक ही कंसेप्ट पर अटका हुआ है, जहां बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जहां बच्चे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। सर जी वही समझा दो पहले। हाँ जी वही समझ लो पहले। सर जी ऐसी क्या चीजें जो बच्चे गलती करके आ जाते हैं? सर जी बच्चों को ईयर समझ में नहीं आता। और सर जी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट कौन सी डेट पे बनना है। इसका डेट क्या है? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 आपकी ये करंट ईयर है। और 31 मार्च 2020 का मतलब होता है 19-20, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। चलिए मैं बच्चों आगे चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा, ये रिसीटेड पेमेंट अकाउंट, ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ये आपका दुकान है, आपकी बिजनेस है। ठीक है बच्चों, आराम समझेंगे। ये आपकी बिजनेस है बच्चों। ठीक है, ये बिजनेस का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। आप ऐसे मानो ये आपका बिजनेस का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। क्या ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? आप ये मानो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, एक साइड रिसीट दूसरा पेमेंट। अब बात को समझना, आप ये मानो मैं आपको अभी यहां समझा रहा हूं, रिसीट साइड में, पेमेंट में बाद में समझाऊंगा। ये बिजनेस का रिसीट पेमेंट अकाउंट है। अब बच्चों ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है बच्चों, इसको मैंने ऐसे निकाल दिया और ये ऐसे निकाल दिया। ठीक है,
ठीक है बच्चों, ये आ गया। आप भी बना लो, सब कुछ बना लो बच्चों। क्या बना रहा हूं मैं सर, क्या समझ रहे हो आप? जरा बहुत ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा एक होता है पास्ट, टेंस पढ़े हैं, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत गया। अगर मेरा करंट ईयर, आपको ये देखना है रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट जो दे रखा है वो कब का दे रखा है, 31/3/2020। तो इसका मतलब ये हुआ 2000 प्रेजेंट है, गलती लिख दिया स्पेलिंग, मेरे से हो जाती है बच्चों। प्रेजेंट 2019 और 2020, ये क्या है बच्चों? ये बच्चों करंट ईयर है, चालू ईयर। ये बच्चों इसे क्या बोलूंगा सर जी? इसे बोलूंगा करंट ईयर, चालू वर्ष। जो चालू वर्ष क्या होता है? जिस साल का रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है वो होता है करंट ईयर। तो करंट ईयर क्या है? 31/3/2020 और 20 साल तक क्या? 19-20, दिस इज द करंट ईयर। प्रेजेंट जो बनना है, समझ में आ रही है? और प्रीवियस ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। अब इससे पहले का साल क्या कहलाएगा? 2018 और 2019। और ये क्या कहलाएगा? नेक्स्ट ईयर। ये क्या कहलाएगा? नेक्स्ट ईयर। 2020 और 2021। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये चीज है, बस इतनी समझनी है बस आपको। बस जिस बच्चे के समझ में करंट ईयर समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर समझ में आ गया और नेक्स्ट ईयर समझ में आ गया, सर जी ये समझ में आ गया, बस यही मेरा लेक्चर खत्म हो गया। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करिए बार 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 बार। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। अगर पसंद आए वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत पसंद आए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसियों को एंड पड़ोसियों को, सबको शेयर कराइए। थैंक यू।